फार्मूला पूछ लेते हैं। चलिए प्रियांशी अपना माइक ऑन कीजिए। प्रियांशी माइक अपना ऑन कीजिए। लगता है गौरव। अच्छा, अनीश कुमार अपना माइक ऑन कीजिए। लगता है आवाज किन्हीं के पास नहीं जा रहा है। एक मिनट, आवाज तो on है। चलिए यहाँ देखिए। कोई नहीं फार्मूला सुनाएंगे। आवाज जा रहा है आप लोग के पास क्लियर? ये बताइए पहले। माइक अपना ऑन कीजिए। यस सर, आ रहा है। पूरा अच्छा सारा है ना? यस सर। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सेल पढ़ना है। सेल का पूरा कंसेप्ट जो है करंट का, उसको समाप्त करना है। सेल, है ना? सबसे पहले सेल होता क्या है? तो अगर इसको सिंपल डिफिनेशन में आप लिखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। मतलब कि यह जो है केमिकल एनर्जी को क्या चीज में बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को किसमें बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब बहुत सिंपल है। सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को क्या कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सिंबल जो होता है इसका, सिंबल सिंबल जो होता है इसका, सिंबल ऑफ सेल जो होगा वो बहुत सिंपल होता है। दो लाइन पैरेलल होना चाहिए, एक बड़ा एक छोटा। इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। और ये पॉजिटिव प्लेट माना जाता है, ये नेगेटिव प्लेट माना जाता है। और ई का मतलब होता है ईएमएफ ऑफ सेल। और इसका पूरा नाम है, ईएमएफ का पूरा नाम है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम है। और सिंपल में इसका यूनिट भी वोल्ट ही होता है। ज्यादा कुछ इधर उधर गड़बड़ नहीं करना है। यानी बात समझ चुके होंगे हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। जो यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ ऑफ सेल। देखिए सेल का सिंबल के बगल में इधर एक ऐसा आपका डाला हुआ रहेगा जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेगा। और आर जो है यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल होगा। क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस सेल। और यह इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर होता है, ऐसा नहीं कि सेल के बाहर होता है, सेल के अंदर होता है। उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ बाहर दिखाते हैं। ठीक है, तो सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसका सिंबल क्या है? और अब इसके बाद पढ़ेंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। सेल डिस्चार्ज होगा तो उसका क्या फिनोमेना होगा? चार्ज होगा तो उसका क्या फिनोमेना होगा? इन सभी बातों पे ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले बात समझ लीजिए बहुत सिंपल वे में। चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ सेल, सेल का चार्जिंग करेंगे तो क्या होगा, है ना?
रुकिए पहले डिस्चार्जिंग ही पढ़ लेते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, उसके बाद चार्जिंग करेंगे। पहले सेल को डिस्चार्ज करके काम कर लेते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, सेल को डिस्चार्ज कैसे करते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो आप सेल ये बना लीजिए, एक सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और सेल को डिस्चार्ज करने के लिए क्या कीजिए, एक रजिस्टर लगाया जाता है। रजिस्टर को बल्ब भी कह सकते हैं, ऐसा भी फिगर बना करके, ये जो है ये भी रजिस्टर का काम करेगा। इसमें रेजिस्टेंस आर है, या और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और इसका ईएमएफ ऑफ सेल ये है। या फिर दूसरा फिगर आपके बुक में ऐसा भी बनाया रह सकता है कि एक आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है और एक सेल है, और आपका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपका वो दिया हुआ है और इस तरह से कनेक्टेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब आपका ये बल्ब भी हो सकता है ना, आपका ट्यूब लाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसीलिए पहले बल्ब बनाए थे। ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में यही दिखाना है आपको। अब ये डिस्चार्ज होगा, तो इतना बात आपको समझना है कि ये पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलेगा, और करंट जो है इस तरह से घूमते हुए आपको आगे बढ़ जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा। और इसमें ज्यादा तो केसीएल केबल लगाना नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हम केसीएल केबल ही पढ़ाए थे। तो करंट इस तरह से घूमेगा, आने आगे, तो बाय किरचॉफ लॉ यानी बाय केवीएल, बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ से जब लगाइएगा तो कहीं से भी चलना शुरुआत कीजिए, यहाँ चलना शुरुआत कीजिएगा, करंट के डायरेक्शन में है तो माइनस आई आर, याद कीजिए माइनस आई आर होगा। यहाँ भी करंट के डायरेक्शन में है तो माइनस आई आर होगा, और ये आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इसलिए प्लस ई इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से जब सॉल्यूशन करेंगे तो करंट का फॉर्मूला आ जाएगा ई बाई आर प्लस आर, यानी कि डिस्चार्जिंग के समय कोई सेल जो है इतना करंट प्रोवाइड करेगा। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक ही हो या 10 हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको इतना करंट मतलब कि डिलीवर करेगा, इतना करंट आपको ये पास करेगा। अब हम लोग निकालना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, निकालना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस यानी पीडी अक्रॉस सेल ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग स्टेट है ना, स्टेट, वो भी का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। तो आप इधर से चलिए, किसी में चलिए, है ना, इधर से चलिए, तो इधर से जब चलिएगा तब माइनस आई आर प्लस ई होगा, माइनस आई आर और प्लस ई, इसको सिंपल आप लिख सकते हैं ई माइनस आई आर, बात समझ सकते हैं। यानी कि आपको ये फॉर्मूला है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के क्रॉस, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ई माइनस आई आर होगा। कहने का मतलब ये हुआ, आप जरा बात ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब भी कोई सेल को डिस्चार्ज करेंगे, अगर ये 5 वोल्ट का सेल है तो 5 से कम पोटेंशियल हो जाएगा जब वो उसे यूज करने लगेंगे तब। और इसका सिंपल एग्जांपल आप बहुत जगह देखे होंगे, मैं सिंपल एक एग्जांपल ही बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कोई भी 4 व्हीलर लीजिए, 2 व्हीलर लीजिए, जो भी गाड़ी आप लीजिए, है ना, आप देखिएगा एक बैटरी तो उसमें एक ही लगा होता है, ऐसा नहीं कि 10-20 बैटरी लगा हुआ रहता है कि आपका काम हो जाएगा, एक ही से सारा कनेक्टेड रहता है। मान लिया जाए कि आप क्या करेंगे, एक बैटरी से एक बल्ब पहले से जल रहा था, मान लीजिए इधर एक बल्ब, एक रजिस्टर था जो आपका करंट जा रहा था। जब दूसरा बल्ब को ऑन कीजिएगा तो देखिएगा इसके पास वोल्टेज घट गया है। क्यों घट गया दूसरा बल्ब का यूज किए तो? क्योंकि डिस्चार्जिंग के समय एक पहले तो डिस्चार्ज हुआ था तो थोड़ा सा पोटेंशियल घटा था, एक बल्ब और करंट लेने लगा तो और इसके पास पोटेंशियल घट जाएगा, और जितना ज्यादा इससे करंट भी डाउन कीजिएगा उतना ज्यादा, क्योंकि अब देखिए फॉर्मूला है, जितना ज्यादा इससे इंस्ट्रूमेंट जोड़िएगा उतना ज्यादा करंट ये डिलीवर करेगा बैटरी, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, रजिस्टर मतलब सेल के पास पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि आप सिंपल समझ सकते हैं, चार्ज डिस्चार्जिंग के समय ईएमएफ ऑफ सेल जो होगा बैटरी का जितना होगा उससे कम होगा, हर हाल में कम होगा, है ना। अब इसका ग्राफ खींचना है,
जब ग्राफ खींचना है तो ग्राफ का कंसेप्ट तो पहले पढ़ा चुके हैं, ग्राफ अपने मन से खींचना पड़ेगा। तो देखिए हमको जब ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए किसके किसके बीच का, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल यानी भी, और आपका करंट डिलीवर बाय सेल का, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल और करंट डिलीवर बाय सेल ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग स्टेट के केस में हमको खींचना है क्या, आपका ग्राफ। तो ग्राफ जब खींचेंगे तो ग्राफ को रखना नहीं है, यहां से याद कर लीजिए, खासकर सीबीएसई बोर्ड में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, नीट भी पूछा है और भी जेई एग्जाम में भी पूछा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन होता है ये। यहाँ से ग्राफ को आप लोग कैसे इंडिकेट करेंगे वो समझ लीजिए। आप ये समझिए कि इक्वेशन लिनियर है, तो भी के बदले तो बाई है, और ई जो है और आई जो है करंट, तो मतलब कि सी माइनस एम एक्स है। या फिर आपको अरेंज करके नहीं समझ में आ रहा है, तब माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ होगा। यानी कि अब आपको ये मैथ का ग्राफ अगर याद है तो इसका ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लर्न नहीं करना, आपको समझना है बात को, ये मैथ का ग्राफ आपको लर्न है कि नहीं, क्योंकि ये मैथ का ग्राफ हम पहले से ही याद करवाए थे। तो याद कीजिए, इसका ग्राफ डायरेक्ट खींचाएगा आपका, तो मैथ के हिसाब से अगर ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ आपका यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर जाएगा, और स्लोप नेगेटिव है तो इधर से देखिए एंगल स्लोप ये नेगेटिव है तो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। देखिए ध्यान से, ये 90 डिग्री से ज्यादा है इसीलिए स्लोप इसका क्या है, नेगेटिव है, ये 90 से ज्यादा है। ये मैथ के अनुसार खींचा है, लेकिन फिजिक्स में अब ये भी फेनोमेना को देखना रहता है कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा। तो ग्राफ एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ तक करेगा भाई, उसको अगर देखना है तो आप सिंपली समझ लीजिए कि क्या करना है। आने की वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ऐसे नेगेटिव होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव नहीं होगा। दूसरी बात, करंट भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये ग्राफ यहीं तक एग्जिस्ट करेगा इधर से, और ये ग्राफ यहीं से एग्जिस्ट करेगा इधर से, याद कर लीजिए। और यहाँ पर इस पोजीशन का नाम होगा ईएमएफ ऑफ सेल, यानी ई होगा, क्या होगा, ई होगा। देख ली ध्यान से, क्योंकि सी के बदले ई है। अब यह ग्राफ आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाए, अब यह ग्राफ ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको आ जाए, ग्राफ से ही क्वेश्चन दिया रहे, आपको लिखेगा क्वेश्चन में यहाँ पर कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल और करंट का ग्राफ दिया हुआ है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग स्टेट में। तो कहेगा कि आप बताइए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ग्राफ दे करके पूछेगा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। तो याद कर लीजिए, स्लोप ऑफ ग्राफ यहाँ पर देखिए क्या इंडिकेट कर रहा है, ये स्लोप ऑफ ग्राफ जो है आपका इंडिकेट कर रहा है क्या, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस ग्राफ में आपको स्लोप ऑफ ग्राफ क्या बताएगा, तो स्लोप ऑफ ग्राफ जो बताने वाला है, स्लोप ऑफ ग्राफ वह जो है आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बताने वाला है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बतलाने वाला है। क्या बतलाने वाला है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए एक बार फिर से, है ना। सेल को हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, बैटरी का यूज कर रहे हैं पंखा चलाने में, करंट घुमाने में, जिसमें आप कर रहे हैं सब में समझ लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, पहले सबसे पहले एक बल्ब जोड़िए, रजिस्टर जोड़िए, जो मन है करे वो जोड़िए। सेल है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, हमने केवीएल लगा दिया, तो केवीएल सब लोग को पढ़ा चुके हैं पहले। तो देखिए करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आई आर, फिर करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर, और नेगेटिव से पॉजिटिव को जाएंगे इसलिए प्लस सी। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। फिर निकालना चाहे हम ये कि पोटेंशियल डिफरेंस का सेल क्या होगा, तो एक बात याद कर लीजिए, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना सेल के अंदर है, तो सेल के अंदर है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो वोल्टेज होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा, तो यहाँ से यहाँ तक चले हम, तब माइनस आई आर प्लस ई मिला, वही माइनस आई आर प्लस ई, इसको आप अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। तो ग्राफ खींचने में भी मजा आ गया कि आपका क्या होगा। जो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर किसी को कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से।
किन्हीं को कोई डाउट है तो बतलाइए। चलिए तो मैं आगे चलता हूं। अब इसके बाद है चार्जिंग ऑफ सेल। सेल को चार्ज करेंगे तो क्या होगा, डिस्चार्जिंग का फिनोमेना देखिए, याद करके रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। उसके बाद देखिए दोनों को कंपेरिजन कीजिएगा। तो हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के बाद चार्जिंग ऑफ सेल पड़ेगा। चार्जिंग ऑफ सेल और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल आपका तो डेली लाइफ में है। मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसके अंदर एक बैटरी होता है, वो चार्ज होता है और फिर डिस्चार्ज भी होता है। लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल में तो उतना पता नहीं चलता है, लैपटॉप में यूज करते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों यूज होता है। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। अभी यहाँ पर चार्जिंग ऑफ सेल पढ़ेंगे। अब चार्जिंग ऑफ सेल, सेल को अब चार्ज करेंगे। तो सेल तो आपका यही है, सेल तो आपका यही है, ये सेल है आपको, जिसका MFE है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इसको चार्ज करना है। अब इसको जब चार्ज करेंगे तो क्या करेंगे, तो चार्ज कैसे करेंगे, तो बाहर से एक करंट देंगे सिस्टम। तब मान लीजिए एक सिस्टम है जिसका पोटेंशियल समथिंग कुछ होगा, तो वहां से पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होगा उस पॉट से। जैसे आप चार्जर से दो वायर निकल के आता है जो आप मोबाइल में डालते हैं, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होता होगा, और आकर के ऐसे दोनों तरफ से ऐड कर दीजिएगा। तो अब चार्जिंग के समय ये करंट देगा और सेल करंट लेगा, रिवर्स कंडीशन में होगा तब ना चार्ज होगा। वो डिस्चार्जिंग का रिवर्स कंडीशन होगा और करंट इस तरह से घूमेगा आपका, देख लीजिए ध्यान से। और करंट आपको सर्किट में प्रोवाइडेड होगा। यहाँ पर सर्किट में यहाँ क्या होगा, करंट प्रोवाइडेड होगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना निकालना है अब कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल क्या होगा, अक्रॉस सेल क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इस बात पर ध्यान दीजिए। तो इस बात पर जब ध्यान दीजिएगा तो आप भी इक्वल टू क्या लिखिएगा, यहाँ पर देखिए करंट के उल्टा है। मान लीजिए करंट इन द सर्किट आई है, तो करंट के उल्टा आप चल रहे हैं, करंट के उल्टा चल रहे हैं। तो करंट के उल्टा चल रहे हैं तो IR प्लस ई हो जाएगा, या सिंपली लिख सकते हैं V इक्वल टू ई प्लस IR हो गया। यानी कि याद कीजिए, जब चार्ज करेंगे सेल को उस समय उसके पास पोटेंशियल बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। और ऐसा काम तो आपके साथ हमेशा होता होगा, देखते होंगे लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं, वो हो सकता है लैपटॉप से भी पढ़ भी रहे होंगे, है ना। बैटरी डिस्चार्ज होने लगता है, आप जैसे ही उसको चार्जिंग प्लग में डालिएगा तो लैपटॉप पर स्क्रीन का लाइट बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। चार्जिंग में जैसे ही लगाए पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, लेकिन जब चार्जिंग सिस्टम में नहीं लगाए हुए थे उस समय क्या था, E-IR था। तो लैपटॉप के हर एक सर्किट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम था, क्योंकि उसके अंदर एक सेल लगा हुआ, बैटरी लगा हुआ है। अब उसके बाद क्या काम है वो समझ लीजिए बात ध्यान से। जैसे ही इसको जोड़े तो क्या हुआ, फिर पोटेंशियल सीधा बढ़ गया। तो स्क्रीन पर ब्राइटनेस जरूर बढ़ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, वर्क डन होता है। तो इस बात को समझ लीजिए, चार्जिंग के समय आपका क्या होगा, इस तरह से होगा। इसका भी ग्राफ खींच सकते हैं। तो इसका ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो आप खुद सोचिए कैसा ग्राफ होगा, देख लीजिए कैसा ग्राफ होगा। पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पर जो है ये बाई है, ये सी है और MX है। तो अगर फिजिक्स के मैथ के हिसाब से ग्राफ आप खींचते हो तो आपको पता है कि ग्राफ ऐसा खिंचाएगा, ऐसा खिंचाएगा। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से तो ग्राफ इधर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव में करंट होगा नहीं। तो इसीलिए ग्राफ यहाँ पर आपका ई होगा यहाँ पर। और ग्राफ जो होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ आप यहाँ से ऐसे दिखाएंगे, ये पॉजिटिव स्लोप ऑफ ग्राफ है। यानी कि यहाँ पर इसका ग्राफ इस तरफ होगा चार्जिंग ऑफ सेल में। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। इतना बात समझ में आ गया तो बोलिए। इसके बाद आप लोग के पास हम बोले थे कि NCERT बुक लेके बैठिएगा, है ना। तो NCERT बुक में जो है निकालिए आप लोग, और आप लोगों को क्वेश्चन बनाने का टाइम भी दिया जाएगा। NCERT बुक में पेज नंबर आप लोग निकालिएगा, 128 होगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर जो होगा 11, 11वां नंबर क्वेश्चन बना 3.11, है ना। करंट का एक्सरसाइज 3.11 को बनाइए, 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे। देखिए 3.11
3.11 एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। उसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक 8 वोल्ट का बैटरी है, 8 वोल्ट का सेल है, 8 वोल्ट का है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है, इसका बन एमएफ गया। जो है, ठीक है, 8 वोल्ट का है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 0.5 ओम का है, ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको 120 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 120 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज कर रहे हैं, और 120 वोल्ट के जब पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज कर रहे हैं, मतलब चार्जिंग सिस्टम का जो आप सिस्टम यहाँ ले रहे हैं वो 120 वोल्ट है, 120 वोल्ट है। और आपको पता है कि चार्जिंग के समय हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं, लेकिन उसके बीच में कहा कि एक सीरीज में रजिस्टर लगा देना है 15.5 ओम का। क्वेश्चन में कहा है कितना ओम का रजिस्टर लगा दीजिए, और यहाँ माइनस टर्मिनल होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या निकालने के लिए कह रहा है उसको छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप ये सोचिए कि यहाँ पर करंट जो होगा वो किधर से फ्लो करेगा। तो चार्जिंग के समय जो ये पोटेंशियल है ये इसको करंट देगा, और करंट इस तरह से फ्लो होते हुए पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा आई। तो सबसे पहले केवीएल लगा दीजिए, जब भी क्वेश्चन ऐसा रहे सबसे पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ बाई केवीएल लगा दीजिए। एक ही वो लूप है, जहां से मन करे वहां से चलिए, यहां से चल रहे हैं तो पहली बार में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, इसलिए -8 वोल्ट लिखाएगा। फिर जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, इसलिए -0.5 इंटू आई लिखाएगा। फिर जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, इसलिए -15.5 इंटू आई लिखाएगा। यहाँ जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इसलिए +120 लिखाएगा इक्वल टू 0। जब यहां से करेंगे काम तो 16i इक्वल टू हो जाएगा 120 - 8 यानी कि 112। तो करंट जो होगा, करंट इन सर्किट हो जाएगा 112/16 यानी 7 एम्पियर करंट आ गया। कितना आ गया? 7 एम्पियर करंट आ गया। अब फिर कहता पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल बताइए क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल चार्जिंग के समय जो अभी अक्रॉस सेल अभी फार्मूला पढ़े थे कि V इक्वल टू E + IR होगा। फार्मूला भी याद कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट लगा दीजिए, तो लगाइएगा तो भी E + IR ही आएगा। अब E है जो 8 वोल्ट है प्लस 0.5 इंटू 7 है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया 11.5 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। आप समझ लीजिए चार्जिंग के समय इसके क्रॉस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। अब एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम में पूछ रहा है उसी में बी पार्ट में कि आपको यहाँ पर लोड रजिस्टर लगाने की क्या जरूरत पड़ा, अगर यह रजिस्टर नहीं लगाते तो क्या होता। व्हाट आर द पर्पस टू कनेक्ट अ सीरीज रजिस्टर इन सीरीज, सीरीज में हमको रजिस्टर को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर सुन लीजिए, अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये रजिस्टर नहीं लगाते, तो ये रजिस्टर नहीं लगाते तो जानते करंट क्या होता, करंट जो हो जाता इसको हटा दीजिए, इस रजिस्टर में से इस रजिस्टर को हटा देते तो ये वाला गायब हो जाएगा, 5.5 आया जाता। तो आई जानते कितना हो जाता है 112/0.5 224 एम्पियर आ जाता है, यानी 224 एम्पियर करंट आ जाता। अब बताइए जब 224 एम्पियर इसके पास करंट होगा तो हीटिंग इफेक्ट के कारण बैटरी फट सकता है, बैटरी विस्फोट कर सकता है, इस पे इतना हीट एनर्जी डेवलप होगा। इसलिए चार्जिंग करंट कम से कम करने के लिए, चार्जिंग करंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं सीरीज में एक लोड रजिस्टर मतलब हैवी रजिस्टर लगाते हैं, जिसके कारण करंट घट जाए और चार्जिंग धीरे धीरे हो, है ना, स्लो चार्ज हो। स्लो चार्ज में ज्यादा स्टेबल होता है बैटरी, ज्यादा ड्यूरेबल होता है। तो हमारा पर्पस क्या है, टू सेव सेल, सेल को बचाने के लिए सीरीज में हम लोग वो रजिस्टर लगाए थे। और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तब बोलिए। अब देखिए मीटिंग इंड होगा 9 बजे तक क्लास चलेगा, तुरंत ज्वाइन कीजिएगा, है ना, अगर इंड हो जाएगा तुरंत ज्वाइन कीजिएगा, भागिएगा, 9 बजे तक क्लास चलेगा हर हाल में। तो इतना हो गया। अब देखिए चार्जिंग डिस्चार्जिंग समझ गए बात। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसे रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़े थे, सेल का कॉम्बिनेशन अब पढ़ना है।
किसका पढ़ना है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ना है। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल को जोड़ेंगे सीरीज में, पैरेलल में, इस तरह से, तब आगे काम करेगा। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मेन हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। उसमें सबसे पहला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे फर्स्ट में क्या लिखेंगे? ए में सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन इसमें भी 2 पॉइंट होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में भी 2 पॉइंट होगा। केस फर्स्ट में, इफ ऑल सेल connected in same manner, कहने का मतलब जितना सेल है सेम मैनर में कनेक्ट करेंगे। एक सेल लिए हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। दूसरा सेल लिए हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तीसरा सेल लिए हैं, उसका इंटरनल, इस तरह से बहुत सारा सेल लिए हैं और इस तरह से इसे कनेक्ट कर दिए हैं। हर एक सेल के लिए ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं। ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। इस सभी का वोल्टेज जो है आपका, सभी सेल का जो वोल्टेज है वो ई है। सभी सेल का वोल्टेज जो है ईएमएफ मतलब ई है। इंटरनल रेजिस्टेंस सबका आर है, स्मॉल आर। अब सब सीरीज में कनेक्ट हो गया तो इसके क्रॉस हमको ये निकालना है कि वोल्टेज मतलब करंट डिलीवर कितना होगा। तो कुछ मत कीजिए, एन सेल है। अब एन सेल है तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट केसीएल के भी लगा सकते हैं। मान लेते हैं करंट सर्किट में आई है, तब पूरा घूमिएगा। तो मान लेते हैं एन सेल, यहाँ जब करंट जो है, करंट है जो पूरे सर्किट में रिवॉल्व करेगा। इस तरह से करंट जो है इस तरह से सभी जगह जाएगा और सभी से होते हुए गुजरेगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। और एन यहाँ जो है नंबर ऑफ सेल लिख रहे हैं, नंबर ऑफ सेल। एन जो है नंबर ऑफ सेल को इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप केवीएल लगाना चालू करेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो बाई केवीएल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दीजिए सीधा सीधा। जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइएगा तो मान लेते हैं कि ये लिखेगा माइनस आई आर, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई आर, आई और आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ जाएंगे तो माइनस आई आर लिखेंगे, माइनस आई आर स्मॉल, और निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे इसलिए प्लस सी दिखाएगा। फिर लिखिएगा ऐसा कि जब यहाँ पहुंचिएगा तो लिखिएगा माइनस आई आर और प्लस सी लिखिएगा। फिर अगला सेल में पहुंचिएगा तो करंट के डायरेक्शन में इसलिए माइनस आई आर और प्लस सी लिखिएगा। तो आपको लग नहीं रहा है कि हर एक सेल के चलते जो यहाँ पर आ रहा है ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, और जितना नंबर ऑफ सेल रहेगा एन तक ये ज्वाइंटेड होते चला जाएगा। यानी कि इसी तरह से बहुत सारा सेल तक ज्वाइंटेड होते चला जाएगा। ये आप देखेंगे बहुत सारे सेल था, सबका पोटेंशियल का सम 0 होगा लूप में, क्योंकि जहां से चले हैं घूमते हुए फिर वहीं पर आएंगे तब पोटेंशियल का सम 0 हो जाएगा और इक्वेशन इसी तरह से लिखाएगा। देखिए इधर सेल सब प्लस में आएगा। अब कितना बार सेल प्लस, हम 3 को लिए हैं तो 3 बार आएगा, एन को लेंगे तो एन बार आएगा। और उसी तरह से तब आप लिख सकते हैं माइनस आई आर। अब ये भी माइनस आई आर स्मॉल वाला जितना सेल में जाएगा उतना बार आएगा, तो लिखेंगे माइनस एन आई आर प्लस एन ई इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ई ई ई एन टाइम्स है तो एन टाइम्स लिखाएगा। माइनस आई आर एन टाइम्स है इसलिए एन टाइम्स से गुना हो गया। अब यहाँ से जब करंट निकालेंगे तो क्या लिखाएगा? तो करंट का यहाँ से आप वैल्यू आप समझ सकते हैं, एन ई बाई आर प्लस एन आर आ जाएगा। देख लीजिए गुना भाग कर लीजिए, गुना भाग मेरा सही किया हुआ है, आप समझ सकते हैं बात को। तो यहाँ पर जो है आपका इस तरह से करंट का फॉर्मूला आ गया।
यानी सेल जब डिस्चार्ज करेंगे, सेल जब सब देखिए सेम मैनर मतलब समझते हैं, सब एक जैसा ज्वाइंट हो, मतलब उल्टा पुल्टा ज्वाइंट नहीं हो। तो यहाँ से हम केवीएल से प्रूफ किए हैं, लेकिन यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि सेल को जब सीरीज में जोड़ेंगे सेम मैनर में रहेगा, तो जितना सेल रहेगा उतना गुने वोल्टेज, यानी 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट का अगर 4 सेल जोड़ेंगे तो 4 गुने 2 8 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर 2 2 का 10 सेल जोड़ेंगे तो यहाँ 10 गुने 2 यानी 20 वोल्ट हो जाएगा। समझने में किन्हीं को भी अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तब बोलिए, क्योंकि फिर अगला पॉइंट में हम चलेंगे। देख लीजिए, बात समझ लीजिए, कहीं भी कोई कष्ट है तो बतलाइए, डाउट एराइज कीजिए, क्वेश्चन एराइज कीजिए। तो चलिए अगला जो है केस फर्स्ट था ये। अब सेकंड केस में क्या है वो भी यहीं पर देख लेते हैं। सेकंड केस में जो है कुछ सेल जो है आपका मतलब डिफरेंट है, एम है, एन जो है यहाँ लिख रहे हैं नंबर ऑफ सेल इन सेम मैनर, सेम मैनर, और m जो है नंबर ऑफ सेल इन डिफरेंट मैनर, यानी अपोजिट मैनर, अपोजिट मैनर। और यहाँ है हेयर n इज ग्रेटर देन m है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि सर्किट जब बना रहे होंगे आप तो ऐसा बनाइएगा, एक सेल फिर आपका दूसरा सेल फिर आपका डैश डैश, फिर उल्टा सेल कुछ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, उल्टा जुड़ा हुआ है, फिर कुछ सेल जो है आपका उल्टा जुड़ा हुआ है, और उसके बाद आप बैक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से उसको जोड़ रहे हैं। R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सब E है R है, E है R है, E है R है और E है R है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर बहुत सारा सेल है, लेकिन N सेल है जो सेम मैनर में है और M सेल जो है अपोजिट मैनर में है। तो सीरीज में तो अभी ये जोड़े थे कि जब सेम मैनर में होता है तो सीधा सीधा जुड़ जाता है, तो अपोजिट मैनर वाला यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, घट जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, घट जाएगा। इस बात को समझिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देख लिए ध्यान से, आई बराबर, जब आपकी बात डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, केवीएल पे लगाने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हमको पता चल गया क्या करना है। तो जो की संख्या ज्यादा होगी उसमें से छोटे संख्या वाला को घटा देना है, इनटू वोल्टेज लिखाएगा। यानी एन ग्रेटर कंडीशन दिया है, रिवर्स कंडीशन में अगर एन सेल की संख्या ज्यादा है तो आपका एन माइनस एम इंटू ई होगा नेट वोल्टेज। जैसे 5 सेल आप सीधा जलाए हैं तो 5 गुने ई हो गया, 2 सेल उल्टा जोड़ दिए तो 5 में से 2 घटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि रिवर्स पोटेंशियल वो कैंसिल करेगा। लेकिन रजिस्टर में ऐसा कोई बात नहीं होगा, रजिस्टर तो ऐसा कुछ होता है तो सीधा सीधा सीरीज में है, सब जुड़ जाएगा, सारा रजिस्टर सीरीज में जुड़ जाएगा। इसलिए नीचे जो हो जाएगा आपका आर हो जाएगा और होगा एन प्लस एम इंटू ई हो जाएगा, सॉरी स्मॉल आर, क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। तो आपको मेनली देखिए ये सब कंडीशन है, मतलब क्वेश्चन बनाने का टेक्निक समझा रहे हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन बनाते समय दिमाग लगाना है। देख लीजिए, यहां तक बात समझ लीजिए, ये सब था सीरीज कॉम्बिनेशन का खेल था। मतलब या तो सेम मैनर में लगा सकते हैं सेल को या डिफरेंट मैनर में लगा सकते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप फिर इसका क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरनेस बढ़ जाएगी। देख लीजिए, अगर किन्हीं को भी कोई डाउट है तो फिर से बोलिए। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो आगे बढ़े। सर भाई केवीएल के बाद जो लिखा है, एक बार और बताइए सर। केवीएल का कंसेप्ट पिछला वीडियो में देख लीजिए, वो सब बताया हुआ है, ठीक है। अभी केवीएल कैसे बताएंगे, केवीएल पिछला में सब बताए हुए हैं, उसको रिवीजन करके आइए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ पिछले 2-3 क्लास चला है ना, उसको देख लीजिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा। क्योंकि केवीएल अब यहाँ समझाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, ऐसे बोले हैं तो देखिए हम बता देते हैं एक बार, टेंशन मत लीजिए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में सबसे पहले ये याद रखना है
कि करंट के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज -IR होता है, और उल्टा जा रहे हैं तो +IR होता है। बैटरी के क्रॉस अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गए हैं तो प्लस लेंगे, और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हैं तो माइनस लेते हैं। और वही कंसेप्ट यहाँ सब जगह लगाए थे कि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -IR, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -IR, नेगेटिव से पॉजिटिव गए इसलिए प्लस। देखिए सब लिखे हुए हैं। फिर यहाँ करंट के डायरेक्शन में गए हैं तो -IR, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव गए हैं बैटरी के क्रॉस तो +C। मतलब सभी जगह वही है, इसलिए पहले KCL KVL पढ़ाया जाता है करंट में। और बार बार कहते हैं उस सबको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि करंट में KCL KVL नहीं आएगा तो आगे सर्किट कैसे समझेंगे। तो देखिए अब की बार अब जो है हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, प्रियांशी सब कुछ समझ में आ रहा है? बोलिए जल्दी से। यस सर। आपका सारा क्लास बंद हो गया कि अभी चालू है सब क्लास? सर केमिस्ट्री बंद हो गया। अच्छा, केमिस्ट्री बंद हो गया है तो कोई बात नहीं है। कल कल कितना बजे क्लास है कल? सर कल तो मॉर्निंग में है। अच्छा, कल मॉर्निंग में क्लास है। अभी बायो नहीं बंद होगा? नहीं, कब तक पढ़ाते रहेंगे? दशहरा की छुट्टियों में पढ़ाएंगे क्या वो? पता नहीं, अभी तक तो नहीं वैसा कुछ बोले हैं छुट्टी के बारे में। ठीक है, चलिए तो अभी आगे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। कॉम्बिनेशन सेल पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन जो है उसको बात को समझ लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है ना, सारा सेल सेम पोटेंशियल का होना चाहिए, उसके लिए पढ़ना है। जैसे यह जो है आपका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस तरह से है। फिर आपका जो है दूसरा सेल है ऐसा, फिर बहुत सारा सेल है। लेकिन अब बहुत सारा सेल हम कितना दिखाएंगे, इसलिए कम दिखा रहे हैं, इतना है। अब इन सारे सेल को जोड़ दीजिए एक साथ ऐसे, जितने भी सेल्स हैं सबको जोड़ दीजिए एक साथ ऐसे, और इसके एक टर्मिनल से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखा दीजिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर E है, R है, E है, R है, E है, R है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। यहाँ लिखते हैं N है नंबर ऑफ सेल है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। E जो है EMF ऑफ ईच सेल है। क्या है? ईच सेल है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्या है? EMF ऑफ ईच सेल है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये बात बहुत पहले से हम लोग जानते हैं। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सबका सेम होता है। लेकिन पैरेलल में रेजिस्टेंस जो जुड़ता है तो इसका इक्विवेलेंट अगर सर्किट डायग्राम बनाते हैं छोटा सा एक सेल वाला, तो एक सेल का जब बनाएंगे ऐसे तो देख लीजिए ध्यान से इस प्रकार से, और एक सेल मात्र दिखाएंगे यहाँ पर। देखिए अब सब पैरेलल में वोल्टेज सबका सेम होता है, ये बात पता है सब लोग को। पैरेलल में चूंकि पोटेंशियल सेम होता है, KCL KVL में सब लोग प्रूव कर चुके हैं। अब लेकिन पैरेलल में अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर होता है R/N होता है फार्मूला। पैरेलल में अगर रजिस्टर जोड़िएगा तो उसका फार्मूला R/ क्या होगा? N होगा। इस बात को समझ लीजिए। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये R है। फिर करंट KVL लगा दीजिए एक बार। जैसे ही करंट निकलेगा I इधर से ऐसे, तो आप लिखिएगा -IR -IR/N और +E = 0। तो यहाँ से I जब निकालेंगे तो E/R + R/N आ जाएगा। ये भी फार्मूला सही है। या फिर इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो N ऊपर चला जाएगा, NE, और ये हो जाएगा NR + R हो जाएगा। आपको जो इच्छा करें उस फार्मूला को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं बात को अच्छी तरह से, है ना। ज्यादा कुछ कन्वर्ट नहीं होगा, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात कर रहे हैं। और किन्हीं को अगर कोई कष्ट है तो बोलिए, हम बतलाने के लिए तैयार हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए। और कष्ट नहीं है तो आपको एक क्वेश्चन अब बना के दिखाना है। आपका पेज नंबर 80 वर्मा का है 199।
SC वर्मा का पेज नंबर 199 है और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 21। इस क्वेश्चन को खुद बनाइए, उसके बाद हम फिर डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन को अपने से बनाइए, 2-4 मिनट का टाइम देते हैं, फिर हम आपको डिस्कशन करेंगे इसका। बन गया क्वेश्चन आप लोग का। आप लोग का समय समाप्त हुआ है। ये पार्ट बन गया। 2 पार्ट बन गया, आंसर आ गया है, पीछे मिला लीजिए। देखिए, इसका हेडिंग होगा जो मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, यानी कि जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं SC वर्मा का पेज नंबर 199, यानी कि और क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसका हेडिंग है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, है ना? सीरीज पहला नहीं है, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल है। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल का क्वेश्चन है। सिर्फ फार्मूला ही डेरिवेशन ये भी है कि मिक्स ग्रुप रहेगा तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, इस बात को समझना है। देखिए, क्वेश्चन में हम वो कह रहे हैं कि N1 सेल आर ज्वाइंटेड इन सीरीज। N1 सेल है जो सीरीज में ज्वाइंटेड हुआ है और N2 सच रो है। यानी सिंपल सा बात अगर समझ लीजिए अच्छी तरह से, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि N1 सेल जो है आपका सीरीज में है। क्या चीज में है? सीरीज में है। तो यानी कहने का मतलब मैं डायग्राम बना रहा हूँ उस क्वेश्चन के लिए। सब सेम मैनर में है। एक रजिस्टर देख लिए ध्यान से, दूसरा है, इसी तरह से बहुत सारा है। इसमें सेल की संख्या जो है, ऐसे ऐसे जो सेल दिया हुआ है वो N1 सेल है, N1 है, सेल है, इस तरह से कनेक्टेड है। सभी का पोटेंशियल ई है, सभी का पोटेंशियल ई है और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। लेकिन N1 सेल इस तरह से सीरीज में ज्वाइंटेड है और ऐसा ऐसा सिमिलर रो N2 है। कहने का मतलब ऐसा ऐसा सिमिलर रो जो है N2 है। यानी फिर से मैं सिमिलर बना रहा हूं, तो ऐसा ऐसा सिमिलर रो जो है आपका N2 है। ये बात यहाँ इंडिकेट किया गया है। क्या है ये? N2 है। इस बात को समझ लीजिए। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से हमको क्या करना है। जो यानी कि कहने का मतलब है ऐसा ऐसा जो रो है ना, वो है N2 रो है। नीचे की ओर जो है N2 दिखाया गया है, N2 रो है। और तब इसके एक्सटर्नल में एक रजिस्टर जोड़ दिया गया है इस तरह से ऐसे। अब कहता है सभी का पोटेंशियल ER है, तो कहता है इक्विवेलेंट करंट सर्किट में कितना प्रोवाइड करेगा ये आपको बताना है। तो देखिए, अभी जो पढ़े उसका यूज कीजिए। अभी जो पढ़े उसका अगर यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि सीरीज में अगर सेल को जोड़ते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल सीधा सीधा ऐड हो जाता है। तो सीरीज में जब सेल को जोड़ेंगे सीधा सीधा पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, तो N1 और N2 ई हो जाएगा वोल्टेज एक रो का, और एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस N × R हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारा रो था, लेकिन हर एक रो का यही कहानी हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो इसका भी हो जाएगा आपका, जो होगा N1 × E हो जाएगा, और ये जो होगा N1R हो जाएगा, और इसी को फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्वाइंटेड है यानी कनेक्टेड है।
मतलब अभी सिर्फ सीरीज वाला सब काम किए, पैरेलल में अभी रो छोड़ दिए हैं। अब पैरेलल में n2 रो है, तो इसका जब इक्विवेलेंट निकालिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि एक सेल बनाना है अब आपको, सिर्फ उससे ज्यादा सेल तो बनाना ही नहीं है आपको। देख लिए ध्यान से, ऐसे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, लेकिन पैरेलल में N1E N1E N1V N1E N2 टाइम्स है, लेकिन पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रह जाता है, इसलिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन हाँ, रजिस्टर में गड़बड़ी होता है। क्या होगा, N1R 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 N2 टाइम्स पैरेलल है, तो N1R बाई N2 होगा। इस बात को समझ लीजिए, देख लीजिए, बात को समझ लीजिए। सर्किट को देखिए कैसे कैसे छोटा किए हैं। अगर आपको कुछ गड़बड़ी लग रहा हो तो अपना क्वेश्चन एराइज कीजिए, मैं आपको बतलाने के लिए एकदम 100% तैयार हूं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। एकदम सिंपल वे में हम लोग चले हैं। सबसे पहले सीरीज वाले को जोड़े हैं, फिर पैरेलल वाले को, दोनों। तो ये मिक्स ग्रुपिंग हो गया आपका सेल का। अब जब करंट निकालने की बारी हमको आएगी, तो वहां के बाद जब करंट निकालेंगे तो पता है कि टोटल पोटेंशियल N1 ही है, और टोटल रेजिस्टेंस जो है आपका N1R बटा N2 है। यही मेन करंट का फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसको आप एलसीएम उलसीएम ले लीजिएगा तो क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, N1 N2E हो जाएगा। और यहां से जब डिवाइड किया तो N2 और N2 ऊपर चला गया था, तो N2R प्लस N1R होगा। ये हो गया। इस बात को समझ लीजिएगा ध्यान से अच्छी तरह से। यानी कि मिक्स ग्रुप में करंट का फॉर्मूला जो होगा, आप इस तरह से उसको ध्यान में रख सकते हैं एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाने के लिए। अब देखिए, इसमें एक टर्म है, थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन एक थ्योरम का यूज होता है, मैक्सिमम पावर थ्योरम। यानी सेल जो है मैक्सिमम पावर डिलीवर कब करेगा। एक छोटा सा टॉपिक के अंदर इसका प्रूफ नहीं जानना है, सिर्फ आपको एक टर्म जानना है, मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये क्या कहता है, मैक्सिमम पावर थ्योरम का जो सारांश आता है, समरी आता है, उसको याद करना है। इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस if external resistance of cell, sorry, external resistance of circuit, यहाँ लिख देते हैं ऑफ सर्किट is equal to internal, फिर इधर से लिख रहे हैं लैंग्वेज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, then cell deliver maximum power। मैक्सिमम पावर में करंट भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट को केवल याद कर लेना है कि यदि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में सेल मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है, यानी मैक्सिमम सर्किट को करंट प्रोवाइड करता है। ये बात को ध्यान से याद रख लीजिएगा, कभी कभी से क्वेश्चन बनेगा आपका, है ना। इसका प्रूफ नहीं जानना है, आपके एनसीईआरटी बुक में ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में तो आज सेल पढ़ा है, वो भी नहीं दिया हुआ है सारा, है ना। जो आपको बताया है ये क्वेश्चन बनाने का टेक्निक एक्चुअली है। क्वेश्चन सॉल्यूशन करते समय हमको क्या समझना है, ये बात आपको बताए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सेल का कंसेप्ट खत्म हुआ। अब इसके बाद पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। 2 इंस्ट्रूमेंट बाकी है, वो दोनों भी अभी तुरंत समाप्त होता है। पहले इसको देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए। किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, नहीं तो एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है।
देखिए इन सभी बातों को ध्यान से समझने की कोई बहुत बारी नहीं, देखिए जिनको केसीएल केवीएल समझ में आ गया बाकी सारा चीज समझ में आ जाएगा, है ना। मेन वही चीज है कि आप करंट को लेते कैसे हैं, घुमाते कैसे हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो मैं पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को बनाना है आप लोग को। देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का ही है ना। इफेक्टिव रेडियस निकालना है आपको, इक्विवेलेंट सेल का पोटेंशियल क्या होगा, मतलब इफेक्टिव आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन है जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 में, 2011 जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बैटरी के यहाँ दिया है 6 वोल्ट का, एक रजिस्टर दिया है यहाँ 1 ओम का, और फिर उसके सामने एक आपका 3 वोल्ट का सेल दे दिया है, और एक रजिस्टर जो है 2 ओम का दे दिया है। ठीक है, तो आपको यह जो है 6 वोल्ट का सेल है और 1 ओम का रजिस्टर है, और यह जो है 3 वोल्ट का सेल है और 2 ओम का रजिस्टर है। तो आपको ये पॉइंट वो ए बी लिख दिया है, और कहता है कि ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट पोटेंशियल बताइए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा। देख लीजिए ध्यान से, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, और बनाइए। 2-3 मिनट का टाइम देते हैं। बन रहा है क्वेश्चन। देखिए सेम सेल वाला तो था, ये डिफरेंट सेल का इक्विवेलेंट सेल निकालना है। इसमें क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को वो समझ लीजिए। तो डिफरेंट सेल वाला में ये समझिए सबसे एडवांस पूछा तो समझिए कि ये इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आएगा नहीं, तो आप समझ सकते हैं इसको बनाएंगे कैसे, पहले वो समझ लीजिए। कुछ मत कीजिए, करंट पहले पॉजिटिव जो बड़ा सेल है उससे करंट निकाल लीजिए। आप सीधा करंट निकाल करके एक बार आप केवीएल लगा दें। क्या लगा दें, केवीएल लगा दें। तो बाई केवीएल जैसे ही आप लगाएंगे तो क्या होगा, बाई केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ जब लगाएंगे तो क्या होगा। तो जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव तो -3 वोल्ट लिखेंगे। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं -2i लिखेंगे। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं -i लिखेंगे। निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं +6 = 0 लिखेंगे। यहाँ से जब करंट निकालिएगा तो i बराबर पूरा लिख देते हैं 3i = 3 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, तो i बराबर हो गया 1 एम्पियर करंट आ गया। अब आप इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, है ना। पहले पोटेंशियल मतलब किसी भी सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, पैरेलल में दोनों कनेक्टेड है तो ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए। तो भी ए बी जब होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वह इक्विवेलेंट पोटेंशियल ऑफ सेल हो जाएगा। तो आप चलिए किसी एक डायरेक्शन से, इधर से चलिए, करंट के डायरेक्शन में जाए -IR, तो करंट के डायरेक्शन में जाने तो -IR, तो -I × R, तो 1 × 1, और निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तब +6 यानी 5 वोल्ट आ गया। क्या आ गया, 5 वोल्ट आ गया। आप इधर से भी बनाएंगे तो वही आएगा, 5 वोल्ट आएगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R पैरेलल = 1/1 और 1/2। आपको पता है एलसीएम 2 होगा, 1 से डिवाइड कीजिए 2 + 1 हो जाएगा, ये देख लीजिए। तो R पैरेलल में इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो 2/3 आ जाएगा। यानी इसके इक्विवेलेंट जो सेल बना आपका, इसके इक्विवेलेंट जो आप सेल बनाए हैं वह सेल कैसा होगा, उसका ईएमएफ जो है 5 वोल्ट का होगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना का होगा,
तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 2/3 ओम का। आर बराबर कितना होगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस? 2/3 ओम का होगा। बात समझ लीजिए ध्यान से, हम क्या बताना चाह रहे हैं। इस दो सेल का इक्विवेलेंट सेल निकाले हैं जब डिफरेंट है तब। पहले तो सेम वाला पढ़े, सेम वाला में तो तुरंत निकल गया था, डिफरेंट वाला में आपको इसी तरह से निकलेगा। इस बात को समझ लीजिए इसी तरह से, बात को समझ लीजिए इसी तरह से, इसी तरह से आपका निकलेगा। इस बात को समझ लीजिए कैसे निकालना है। समझ में आ गया प्रियांशी? बोलिए जल्दी से। यस सर। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए और कौन कौन है? चलिए ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा, आप समझ सकते हैं बात को। कैसे निकालना है केवीएल, मतलब सारा दमोदार जो है ना करंट में आपको एक जैसे कह सकते हैं कि केसीएल केवीएल के बिना है आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ उसी पर डिपेंड है। ठीक है, तो अब आगे का जो टॉपिक है वो जो पढ़ना है, अब हम लोग को क्या पढ़ना है? आपका मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। ठीक है, दोनों इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं और आज ही देखेंगे तुरंत अभी। मीटर मतलब सॉरी मीटर ब्रिज, देख लिए ध्यान से। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये देखना है। मीटर ब्रिज क्या होता है इसको समझना है। ठीक है, मीटर ब्रिज और आपका पोटेंशियोमीटर, दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। लेकिन फिलहाल आप लोग को 5 मिनट का गैप दे रहे हैं, ऐसे भी 2-3 मिनट के बाद मीटिंग कट जाएगा। 5 मिनट के बाद फिर दोबारा मीटिंग चालू करते हैं। 5-7 मिनट आप लोग भी। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दो इंस्ट्रूमेंट है, ज्यादा देर नहीं लगेगा, बहुत सिंपल है। देखिए मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर मेनली किस क्या होता है उसको समझने की पहले कोशिश कीजिए। पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज जो है आपका कोई भी अननोन रजिस्टर है ना, जो अननोन रजिस्टर है उसके बीच का ये मतलब अननोन रजिस्टर का वैल्यू निकालने के लिए ये मदद करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका अननोन रजिस्टर, मतलब कहने का मतलब समझ सकते हैं, कोई भी अननोन रजिस्टर है उसके पोटेंशियल, जैसे कि मान लिया जाए कि हमको कोई दे दिए कोई रजिस्टर, जिसका कोई रजिस्टर दे दिए, इस पर नाम नहीं लिखा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये निकालना क्या है, कैसे निकालेंगे? तो मीटर ब्रिज के हेल्प से एक्सपेरिमेंट करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। यानी एक्सपेरिमेंट का चीज है, ध्यान से देखिएगा। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, नाम है मीटर ब्रिज। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक स्केल होता है, सीधा सा बात समझ लीजिए। एक स्केल होता है बड़ा सा, बड़ा सा मतलब कितना बड़ा, ये स्केल होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही मीटर का होगा, इसे नाम पड़ा मीटर। सिर्फ और सिर्फ एक ही मीटर का नाम होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा मीटर। अब ब्रिज, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर दो रेजिस्टेंस का बॉक्स बनाइए, दो रेजिस्टेंस का बॉक्स बनाइए और वो दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से ला करके यहाँ पर। और इसके बीच से एक गैल्वेनोमीटर लेना है और उसे जॉकी से स्लाइडिंग करवाना है, इस पर स्लाइड करवाना है। इस पर आपको लिखा हुआ रहेगा 0 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, इस तरह से पूरा लिखा रहेगा। सेंटीमीटर हम दो ही तीन लिखे लेकिन पूरा लिखा रहेगा। फिर इसके साथ एक सेल को भी ऐड किया जाता है, एक सेल को ऐड कर दिया जाता है ऐसे। यही है मीटर ब्रिज का डायग्राम। इसमें एक कोई अननोन रजिस्टर है उसको एक्स मान लीजिए, इसमें कोई एक अननोन रजिस्टर है उसको वाई मान लीजिए, और कुछ नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मीटर ब्रिज को यूज किया जाता है टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर, यानी कि इट इज यूज टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अननोन
रजिस्टर। इसका प्रिंसिपल क्या है? तो इट इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसे भी लिख सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या रहता है वो समझ लीजिए। कंस्ट्रक्शन में इसको बनाते हैं कैसे, है ना? तो सबसे पहले एक होता है मीटर स्केल। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले टर्म को लिखना है, एक टर्म जिसका नाम है मीटर स्केल। स्केल, इट इज अ यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म थिक मेटालिक, मेटल का बना होगा। इट इज एन यूनिफॉर्म थिक मेटालिक स्ट्रिप। स्ट्रिप मतलब छड़ी जो भी हो है, इस तरह से। यहाँ एक टर्म और है के जो है आपका रेजिस्टेंस ग्रेडियंट है। रेजिस्टेंस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ मीटर स्केल, मीटर स्केल। और रेजिस्टेंस ग्रेडियंट का मतलब होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये होता है फॉर्मूला इसका। ग्रेडियंट वर्ड कहीं भी आ जाए उसका मतलब होता है लेंथ से डिवाइड करना। ग्रेडियंट वर्ड कहीं भी जाए उसका मतलब क्या होता है? लेंथ से डिवाइड करना। रेजिस्टेंस ग्रेडियंट तो रेजिस्टेंस बटा लेंथ, वोल्टेज ग्रेडियंट तो वोल्टेज बटा लेंथ, इस तरह से होता है यहाँ टर्म। अब देखिए बात समझिएगा ध्यान से। इसके बाद यहाँ पर x और y है जो अननोन रजिस्टर है। x एंड y are the resistance of unknown register। अननोन रजिस्टर है x और y दोनों जो है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, और तो कुछ इसमें है नहीं। गैल्वेनोमीटर जो है आपका करंट का सेंसिटिविटी को बताएगा। यहाँ पॉइंट ए लिख देते हैं, इस स्केल का बी लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, और मीटर स्केल की लंबाई ऑलवेज 100 सेंटीमीटर, पहले ही बोल दिए हैं आपको, बात समझ लिए हैं अच्छी तरह से। P इज द नल पॉइंट है, यानी कि आपको ये देखना है, यहाँ लिखना है P इज द नल पॉइंट। नल पॉइंट, नल पॉइंट का मतलब हो गया गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो गया, यानी करंट जो है गैल्वेनोमीटर से जीरो जा रहा, यानी यहाँ पर Ig जीरो हो गया। करंट अगर नहीं जा रहा है तो याद कीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज को, जब पैरेलल में रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होता है तो पांचवा रेजिस्टेंस से करंट नहीं जाता था। यही प्रिंसिपल था व्हीटस्टोन ब्रिज का। सामने के रेजिस्टेंस का रेशियो यदि सेम हो तो पांचवें से करंट नहीं जाता है। यही है आपका क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज। इसलिए यहाँ लिखा गया है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर यह आधारित है। अब देखिए आगे बात समझिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग निकालना चाहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एपी लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ एपी बराबर क्या लिखेगा? तो याद कर लीजिए, यहां से यहां तक का लेंथ आप स्मॉल एल मान चुके हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा रेजिस्टेंस ग्रेडियंट के टर्म में, तो के गुने एल हो जाएगा सीधा सीधा। तो रेजिस्टेंस ऑफ अगर पीवी आप लिखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ पीवी अगर लिखते हैं तो के इंटू 100 माइनस एल हो जाएगा। क्यों 100 माइनस एल लिखे भाई इधर? क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर की लंबाई था, इधर एल है, तो उधर क्या हो जाएगा 100 माइनस एल नहीं होगा तो क्या होगा आप सोच लीजिए।
100 माइनस एल तो इधर होना ही है इसको हर हाल में। तो बात अब समझने की कोशिश कीजिए आप। तो यहाँ पर हो गया, तो अब दोनों का रेजिस्टेंस भी निकाल दिए हैं। तो वीट स्टोन का प्रिंसिपल ही क्या है, सामने का रेशियो सेम होता है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ वीट स्टोन जब लिखेंगे, बाय प्रिंसिपल वर्किंग में प्रिंसिपल ऑफ वीट स्टोन के प्रिंसिपल से लिखिएगा तो क्या होगा, एक्स बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस इधर का यानी एपी वायर का के एल है, फिर बाय रेजिस्टेंस ऑफ कितना के 100 माइनस एल है। अब बताइए बात ध्यान से, के तो कैंसिल हो गया, आप x बटा बाई इक्वल टू लिख सकते हैं l बाई 100 माइनस एल, यही इसका फॉर्मूला हो गया और इसी पर सारा क्वेश्चन भी बनेगा। देख लीजिए, बात समझिए अच्छी तरह से, अगर कोई परेशानी है तो बोलिए, हम समझा देते हैं, क्योंकि तुरंत अभी जेईई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन देंगे और देखिए वो क्वेश्चन कैसे बन जाता है। लेकिन पहले आप ये सोच लीजिए कि आपको अगर कोई कष्ट है कहीं इंस्ट्रूमेंट में तो बतलाइए। कहीं समझने में कष्ट है तो समझिए ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, लेकिन मैं दे रहा हूं अभी, है ना, एक क्वेश्चन। तो आप लोग को कोई कष्ट नहीं है तो मैं ज्यादा दूर तो नहीं, थोड़ा दूर मिटाऊंगा। यही मीटर ब्रिज था, इसका क्वेश्चन इसी तरह से बनता है, इस बात को समझ लीजिए। देखिए एक फिगर दिया हुआ था, जेईई मेन 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, जेईई मेन 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नीट में भी आया है, सारा क्वेश्चन एकदम इजी होता है इसका, है ना, टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर एक फिगर वो बनाया हुआ है, एक यहाँ पर रजिस्टर ऐसे दिखाए हुए हैं, फिर यहाँ एक अननोन रजिस्टर दिखाए हुए हैं, फिर ये वही स्केल ऐसे दिखाए हुए हैं इस तरह से, और यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, इधर से एक सेल भी दिखाया हुआ है वो, है ना, पोटेंशियल भी है, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, और ये गैल्वेनोमीटर का जो नल पॉइंट मिला है वो पी पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, और पी पॉइंट पर जो लिखा हुआ है इधर से कि 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है पी पॉइंट का दूरी इधर से, जबकि इसका रेजिस्टेंस 55 ओम दे दिया हुआ है। ठीक है, इतना फिगर में बना दिया है। फिर कहता फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर आर, फिर क्वेश्चन में कहता फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर आर, इसको आर लिखा है, तो आप लोग खुद बनाइए जल्दी से, यही क्वेश्चन था आया हुआ, इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ये इसका क्वेश्चन बहुत आसान होता है, खुद या समझिए, फ्री में नंबर आपको दे रहा है। बनाइए आप लोग के पास समय है, जल्दी से बना के आंसर बताइए कितना आएगा। टू 20 ओम। 220 ओम सही है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। हाँ देखिए इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं था, हम तो पहले ही बोले थे कि सामने का आप केवल रेशियो ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे ये 55 था तब 55 लिख दीजिए, यहाँ 20 था तो 20 लिख दीजिए, इधर आर है मालूम करना है, इधर लेंथ नहीं पता है, तो आपको पता है कि मीटर ब्रिज में हर हाल में 100 सेंटीमीटर का होता है ये, तब इधर से जब 20 है तो इधर से 80 होगा, सीधा सीधा बात, ये 4 बार का कटेगा, आर इक्वल टू होगा 55 इंटू 4 यानी कि 022 यानी 220 ओम उसका रेजिस्टेंस रहा होगा। तो बताइए अननोन वैल्यू रजिस्टर का रेजिस्टेंस नहीं बता देगा एक्सपेरिमेंट में ये, तो यही मीटर ब्रिज था, और इसका क्वेश्चन भी इसी तरह से रहेगा, इसका क्वेश्चन इससे ज्यादा टेढ़ा हो ही नहीं सकता है। और बताइए किन्हीं को कोई कष्ट है तो अब इसमें, क्योंकि अब एक इंस्ट्रूमेंट
और बना पोटेंशियोमीटर, उसको भी तुरंत अभी 10-15 मिनट में वो भी समाप्त हो जाएगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, कोई ज्यादा यहाँ कष्ट नहीं पहुंचाएगा आपको। चलिए, तो किन्हीं को जब कष्ट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बात अच्छे तरह से करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। देखिए, ये है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ये भी वोल्टेज से, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, वोल्टेज पोटेंशियोमीटर। ऐसे पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर को हम लोग एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। ये मतलब इसका मेजरमेंट बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ये होता क्या है, इसको समझना है। तो जब मैं पहली बार इसको देखा था तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। ये जो है पोटेंशियोमीटर बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ज्यादा कोई भारी नहीं है, बहुत ज्यादा कोई महंगा भी नहीं है। यह जो है एक बड़े से टेबल पर अरेंज रहता है, बड़ा सा टेबल पर अरेंज रहता है। और पोटेंशियोमीटर देखिएगा नहीं तो लगेगा कि आपको ये इंस्ट्रूमेंट भी है। उसमें क्या रहता है, एक लोहे का मतलब स्टील का, मेटल का रॉड रहता है, छड़ी रहता है, और छड़ी इस तरह से अरेंज किया हुआ रहता है। देख लीजिए ध्यान से, ऐसे 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 ऐसे, और एक आधो फेरा बना दें, रहता है 3-4-5 फेरा इसी तरह से ज्वाइंटेड रहता है। एक रॉड रहता है, सिंपल समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ ए भी एक रॉड है, तो इतना रॉड लंबा क्यों रहता है, क्योंकि ये 4-5 मीटर लंबा रहता है, इसलिए ऐसे अरेंज रहता है। टेबल पर रख दीजिए, टेबल आप अपने बेड पर टेबल पर एक रॉड ला के ऐसे मोटा रख दीजिए। लेकिन रॉड में सब जगह रीडिंग लिखा रहे कि 0 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, ये यहाँ तक जाते के बाद 200 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ 400 हो गया, यहाँ 500 सेंटीमीटर, ऐसा लिखा रहेगा आपको। मतलब रीडिंग सब जगह लिखा रहेगा कि 300 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर है, ये रीडिंग आपको लिखा हुआ रहेगा। इस पर एक वायर रहेगा। पोटेंशियोमीटर का समझिए, इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं क्या रहता है। एक मेटल का रॉड ये आप भी बना सकते हैं, और उसके बाद कुछ भी नहीं रहता है। एक बैटरी लीजिए, एक सेल लीजिए, कार का बैटरी, जो भी बैटरी है आपका आपके घर में, वो बैटरी के ले लीजिए। उस बैटरी को यहाँ पर ऐसे रख दीजिए, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में तो बैटरी को इसी तरह दिखाएंगे। उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, उसको भी दिखा देते हैं। और इस बैटरी का एक टर्मिनल इससे जोड़ दीजिए। दूसरे टर्मिनल में क्या करना है, एक रियोस्टेट लगा दिए। के बाद एक रियोस्टेट लगा दिए। रियोस्टेट का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल कुछ रजिस्टर लगा दीजिए। उस वेरिएबल रजिस्टर पर एक जॉकी लगा दीजिए स्लाइड करवाने के लिए, और उस जॉकी को सीधा कनेक्शन कर दीजिए कहाँ, इस बी पॉइंट से। और जो आप पॉइंट कर दिए तो ये पोटेंशियोमीटर बन के तैयार हो गया। यही इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर का। अब सोचिए कि कितना भारी इंस्ट्रूमेंट होगा ये। इस सेल का नाम का पोटेंशियल को ई नॉट से डिनोट करते हैं, इसके रेजिस्टेंस को आर नॉट से डिनोट करते हैं, और रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन में अलग अलग करेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो तो जो क्वेश्चन में कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। देखिए, ई नॉट का नाम है ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल। ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल, ड्राइविंग सेल, ड्राइविंग सेल मतलब यह बैटरी जो है पोटेंशियोमीटर को वर्क करने में हेल्प करेगा। आए बात समझ में, पोटेंशियोमीटर को वर्क करवाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसीलिए इसका नाम पड़ गया ड्राइविंग सेल। क्यों नाम पड़ा, जो याद हो गया। ये पोटेंशियोमीटर जब इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा तो सिर्फ यही करंट जो है, इसी सेल उसको वर्क करवाने में हेल्प करता है, क्योंकि करंट की बात है। तो आर नॉट क्या लिखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस लिखेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइविंग सेल, ड्राइविंग सेल आप समझ लीजिए। इंटरनल रेजिस्टेंस अब क्या होगा, आपका ड्राइविंग सेल होगा। आप बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइविंग सेल की हम बात कर रहे हैं, वो समझ लीजिए बात को ध्यान से। अब
आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट है, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट है। दूसरी बात कैपिटल एल है, ये कैपिटल एल है, यह लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म वायर या यूनिफॉर्म रॉड स्केल जो भी लिखिए, यूनिफॉर्म रॉड ए बी है, यूनिफॉर्म है सभी जगह पर, इसका थिकनेस सेम होना चाहिए, आई लगभग 5 मीटर का लंबा होता है। और तो कुछ है नहीं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में, देख लीजिए ध्यान से, यही इंस्ट्रूमेंट है। हर बार जब एक्सपेरिमेंट आप करना शुरुआत करेंगे ना तो कुछ काम करना पड़ता है, सब खोल खाल के रखा हुआ रहता है, नहीं तो समझ रहे हैं सर्किट में करंट ज्यादा, बैटरी डिस्चार्ज होगा जाएगा फट से। अगर आप ज्वाइंट करके ऐसे ही छोड़ दिए तो करंट देता रहेगा इसको, और क्या हो जाएगा आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, तो फिर वर्क कैसे करेगा। तो जब आपको एक्सपेरिमेंट करने का मन करे तब क्या क्या करना पड़ेगा वो सुनिए। ये बैटरी खोल के रखा हुआ रहेगा, सबसे पहले बैटरी को कनेक्ट कीजिएगा, रजिस्टर को कनेक्ट कीजिएगा जैसे मैं कर दिया हूं फिगर में। उसके बाद सबसे पहले करंट निकालिएगा, करंट इन पोटेंशियोमीटर क्या होगा, करंट इन पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या होगा, आई बराबर, अब डायरेक्ट लिखते हैं या केवीएल भी लगाइए तो आ जाएगा। और यहाँ पर एक टर्म और लिखिए दीजिए, आर ए बी जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी रॉड है, यानी इस रॉड का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा अगर मेटल का बना हुआ है तो आई बराबर क्या लिखिएगा, टोटल वोल्टेज ऑफ द सेल बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो आर नॉट और आर ए बी। ये करंट क्या गलत निकाले, देख लीजिए ध्यान से, आप खुद सोच सकते हैं, यही करंट सारा देगा तो सब के भी लगाएगा तो फिर वही आंसर आएगा, आपका क्या आ जाएगा, ई नॉट बाई आर नॉट प्लस आर नॉट और आर ए बी हो जाएगा। अब जरा गौर समझिए, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, अब हमको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस ए बी वायर, यानी हमको निकालना, ये एक्सपेरिमेंट का तरीका है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी वायर, ए बी वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो भी ए बी लिखिएगा और आई आर होगा, आई इंटू आर ए बी लिखाएगा। बात समझ लीजिए, ज्यादा कुछ तो है नहीं, करंट पहले निकाल ही दिए हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज ए बी के क्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं, ए बी के क्रॉस भी वोल्टेज निकल गया। देख लीजिए ज्यादा कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को अरेंज करने के लिए पहले ये सब काम कर रहे हैं। एक काम क्या करना है वो समझ लीजिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए बी वायर निकालते हैं और इसको के से मान लेते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को, तब वोल्टेज ऑफ ए बी बटा लेंथ ऑफ ए बी। देख लीजिए हमने बोले थे ना अभी कि जिसका ग्रेडियंट निकालना हो उसके में लेंथ से डिवाइड होता है, क्या होता है, लेंथ से डिवाइड होता है, इस बात को समझ लीजिए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा वोल्टेज बटा लेंथ होगा, समझ सकते हैं बात को। तो सबसे पहले फिर से सारांश और समझ लीजिए, पोटेंशियोमीटर का जब भी हमको एक्सपेरिमेंट कोई करना होगा तो सबसे पहले इस रॉड में बैटरी जोड़ेंगे, करंट निकालेंगे, करंट निकाल के वोल्टेज निकालेंगे और ग्रेडियंट तक जाएंगे। तो नीट दो बार क्वेश्चन सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए बोला था, तो सर्किट सीधा निकल जाएगा। प्रोसेस याद होना चाहिए कि पहले करंट निकालेंगे, फिर वोल्टेज निकालेंगे, ग्रेडियंट में लेंथ से डिवाइड कर देंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए सिर्फ बोल दिया था और कुछ नहीं, समझ सकते हैं बात को, सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए बोला था। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का अगर पूरा बड़का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। वोल्टेज अक्रॉस ए बी लिखिएगा तो आई लिखिएगा, आई का फॉर्मूला जो है आपका है ई नॉट, देख लीजिए आर नॉट आर ए बी, ये अभी क्या लिखें करंट के बदले, फिर आर ए बी ऊपर लिखाएगा, आई ब्रैकेट के अंदर रहेगा, आप पोटेंशियल ग्रेडियंट बटा लेंथ यानी लेंथ ऐसे लिखाएगा, आप समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन में इससे ज्यादा कोई डाटा नहीं रहेगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन में रियोस्टेट का वैल्यू नहीं दे, इसका वैल्यू 0 लिख दीजिए, कहानी खत्म, अपने से आंसर आ जाएगा। अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो उसको भी 0 कर दीजिए, जो देगा उसको रखेंगे, जो नहीं देगा उसको नहीं रखेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना ही पड़ेगा हर हाल में, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए।
यानी कि दिस इज द इनिशियल स्टेप, यह जो है शुरुआती स्टेप है आपका पोटेंशियोमीटर से कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल करके कॉपी पर लिखना पड़ेगा कि जब हम अरेंजमेंट इसको सेट कर दिए हैं तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। ये इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन की बात हम किए हैं। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो अभी तुरंत देखेंगे, लेकिन पहले आप लोग ये बताइए कि यहाँ तक में समझने में कोई कष्ट है तो बताइए। जिसकी वैल्यू नहीं दी रहेगी उसको 0 ले लेंगे। हाँ, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको 0 कर देना है। नीट जब भी पूछा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में कभी नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो आर नॉट को 0 कर देंगे, उसको मान में नहीं करेंगे। देखिए हम क्या बोले, रटना नहीं फार्मूला को, प्रोसेस से निकालना है कि पहले सर्किट में करंट निकालेंगे, फिर वोल्टेज निकालेंगे, फिर ग्रेडियंट निकालेंगे। तो जो डाटा नहीं दिया रहेगा अपने उस सर्किट में गायब हो जाएगा। रट के नहीं जाना है, अंडरस्टैंडिंग समझ के जाना है। और कोई डाउट की नहीं को तो बोलिए, क्योंकि अब इसका यूज हम देखेंगे। 3 इसका यूज है और तुरंत तीनों यूज हम देख लेते हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए अब इसका यूज है, इसका 3 यूज है। सबसे पहले अगर कोई हमको सेल दे दे, सेल का रैपर हटा दीजिए, तो कै वोल्ट का बैटरी है सेल है ये हमको पता ही नहीं है, तो हम पोटेंशियोमीटर के हेल्प से आपको बता देंगे कि यह सेल कितना वोल्ट का आप खरीद के लाए हैं, 3 वोल्ट का है कि 4 वोल्ट का बैटरी है, ये मैं आपको बतला दूंगा इसके एक्सपेरिमेंट के हेल्प से। तो सबसे पहले वही निकालना है टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। अननोन सेल का ईएमएफ कैसे पता करेंगे, यानी आप बैटरी कोई मार्केट से खरीद के लाइए, है ना, उस बैटरी का रैपर हटा दीजिए, जो वोल्ट लिखा रहता है कि 8 वोल्ट का बैटरी है कि 10 वोल्ट का बैटरी है, रैपर हटा दीजिए और हमको कहिए कि सर इसका वोल्टेज कितना है, तो पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम उसका वोल्टेज बतला देंगे आखिर कितना वोल्टेज है। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात समझने की कोशिश करते हैं तो सिंपल सा बात समझिए। सबसे पहला यूज जो है पोटेंशियोमीटर का ये है टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। अननोन सेल का ईएमएफ निकालना है हमको, बस इतना ही समझ लीजिए। और हमको सेल का अननोन सेल का ईएमएफ निकालना हमको पता नहीं था, आप बोले हैं तो इसलिए हम फाइंड आउट करके दिखा देंगे। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखिए। सबसे पहले वो पोटेंशियोमीटर लेंगे, तब पोटेंशियोमीटर में क्या क्या होता था अभी तो पता है। पोटेंशियोमीटर में वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता था, रियोस्टेट होता था, है ना, और 5 मीटर का लंबा वायर ए भी होता था, 5 मीटर का लंबा वायर ए भी होता था। तो देखिए ये फिजिक्स है ना, माना जाता है। हम इतना ही दूर को 10 मीटर लंबा मान लेंगे, तो बताइए आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं। हम 3 फेरा नहीं, एक के फेरा हम दिखा देंगे कि 5 मीटर लंबा वायर है, 10 मीटर लंबा वायर है, तो क्या हो सकता है, उससे कुछ नहीं है। ये आर नॉट है, ये आर नॉट है, ये ई नॉट है ना। मतलब कि हम पोटेंशियोमीटर जो अरेंज किए थे ना उसको पहले फिगर ड्रॉ कर दिए। अब हमारे पास आ गया एगो सेल, आप दिए हैं कि सर बताइए सेल का वोल्टेज कितना है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा बात यहाँ मैं बतला देता हूँ कि मैं क्या करूंगा, वो समझ लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। यहाँ पर हम सीधा सीधा बात ये करेंगे, अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। हम एकदम सीधा सीधा बात ये करेंगे, क्या करेंगे, ए और बी है, तो हम जो सेल लेंगे ना उस सेल को ले लेंगे और इसी इंड से कनेक्ट करेंगे। ये हर हाल में याद कीजिए, ए पॉइंट से कनेक्शन होगा, ए पॉइंट से वो सेल को कनेक्ट कर लेंगे जिसके बारे में हमको पता नहीं है कि इसका वोल्टेज आखिर है कितना, इसका वोल्टेज हमको नहीं पता था। मान लेते हैं ये है 5 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है। इसके बाद एक गैल्वेनोमीटर लेंगे और गैल्वेनोमीटर के बाद एक रियोस्टेट लगा करके यहाँ से सबसे पहले इसका पॉइंट यहाँ पर सटाएंगे और यहाँ पर सटा करके धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और हम इंतजार करेंगे कि कहीं ना कहीं ये तो नल पॉइंट बतला दे। क्या बतला दे, नल पॉइंट। तो पी यहाँ नल पॉइंट हमको बतला दिया। और स्केल पर तो आपको पता था ना, लेंथ लिखा रहता था 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर लिखा रहता था। तो हम जहां सटाए वहां हो सकता है 50 सेंटीमीटर लिखा था,
जहां नल पॉइंट हम सटाएंगे सब जगह, लेकिन जहां करंट जाना बंद हो गया, नल पॉइंट का मतलब इससे करंट जाना बंद हो गया, यानी करंट डिलीवरी ये बंद कर दिया। गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है, इस बात को आप समझ लीजिए। गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए हर हाल में। तो बताइए कोई भी सेल करंट कब देना बंद करता है, इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। कोई भी सेल जो है करंट कब देना बंद करता है, तो याद कीजिए एससी वर्मा का केसीएल केवीएल पढ़ाए थे, उसमें हम बताए हैं कि आपका जब पैरेलल में वोल्टेज सेम हो जाए बैटरी का, याद कीजिए 38 नंबर क्वेश्चन, बैटरी जुड़ा था उसमें करंट नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था भाई? तो पोटेंशियल जो बैटरी का जितना वोल्टेज था पैरेलल में अगर उतना ही वोल्टेज हो जाए तो बैटरी करंट निकालना बंद कर देगा। देखिए सेल के क्रॉस जितना, मान लीजिए 8 वोल्ट का सेल है, तो या तो उसके क्रॉस पोटेंशियल 7 रहे या तो 9 रहे, तो 7 रहेगा तो सेल डिस्चार्ज करेगा और 9 रहेगा तो सेल चार्ज होगा। लेकिन अगर बराबर बराबर हो जाए तो करंट जाना बंद, तो करंट जाना बंद इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज का डेवलपमेंट था और वोल्टेज इसके क्रॉस बराबर हो जाएगा। यानी समझ लीजिए ईएमएफ ऑफ सेल जो हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल जो हो जाएगा आपको ई बराबर के गुने एल हो जाएगा। कैसे कैसे? तो अगर वैसे बोलिए तो ना लिखेंगे, अभी लीजिए एक स्टेप और बढ़ाएंगे, भी एपी लिखेंगे, एपी लिखेंगे, ए से पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के बराबर होगा तब करंट नहीं जा रहा होगा। लेकिन इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट तो निकाल चुके थे, के बराबर क्या होता था, वोल्टेज बटा लेंथ होता था। के इक्वल टू क्या होता था, वोल्टेज बटा लेंथ होता था। मैं लिख देता हूँ, के बराबर होता था वोल्टेज बटा लेंथ, वोल्टेज बटा लेंथ होता था। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लेते हैं कि एल है, तो हमको यानी कि सेल का ईएमएफ जो हो जाएगा के गुने एल हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए। अब के का वैल्यू तो शुरुआत में एक्सपेरिमेंट करते समय ही हम अपने कॉपी पर लिख लिए थे नोट डाउन करके, और लेंथ यहाँ से बता दिया, तो बैटरी का पोटेंशियल नहीं पता चल जाएगा हमको। देख लीजिए ध्यान से, हम पहले ही के निकाल लिए थे, एक्सपेरिमेंट शुरुआत करने के पहले हम कर लिए थे सारा काम, और हमको लेंथ इस पर लिखा हुआ था, तब वोल्टेज निकल जाएगा। गौरव समझ में आ गया है? सुलानी समझ में आ गया बात? आप क्या बताना चाह रहे हैं जो देख लीजिए ध्यान से, या कोई डाउट है तो बोलिए। तो वो नल पॉइंट कहीं पे भी मिल सकता है। कहीं पर हाँ कहीं पर मिल सकता है, लेकिन कहीं पर कहाँ मिलेगा? अगर ये 8 वोल्ट का बैटरी है तो 8 वोल्ट के इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जहां होगा सिर्फ वही मिलेगा। अगर 5 वोल्ट का बैटरी है तो 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जहां क्रिएट होगा वही मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर बार इसी पॉइंट पर मिलेगा, बैटरी अलग लीजिएगा पॉइंट बदल जाएगा, है ना। बैटरी अगर सेम मान लीजिए ये पहला बैटरी भी 5 वोल्ट का, दूसरा भी 5 वोल्ट का, तीसरा भी 5 वोल्ट, हर बार वही मिलेगा। मान लीजिए पहला बैटरी 5 वोल्ट का तो यहाँ मिलेगा, दूसरा 8 वोल्ट का तो आगे मिलेगा, तीसरा 2 वोल्ट का तो और पीछे मिलेगा, मतलब उसी के अनुसार मिलेगा। क्योंकि आप याद किए हैं, आपको क्वेश्चन के सेल के बारे में करवाए हैं कि सेल करंट निकालना बंद कर देता है। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाए हैं? सिर्फ समझने के लिए कि करंट जा रहा है कि नहीं, ये बताएगा। इससे करंट जाना बंद हुआ इसका मतलब इस सेल का पोटेंशियल उसके बराबर हो गया होगा। अब दूसरा यूज है टू कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, है ना। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ सेल, अब 2 से ज्यादा सेल आए उसका कंपैरिजन करेंगे। हम कैसे करेंगे? तो कंपैरिजन करेंगे, टेंशन का लेते हैं, फिर से पोटेंशियोमीटर बना रहे हैं ये, और फिर से पोटेंशियोमीटर ऐसा बना देंगे, एक ए बी वायर ऐसा है जो लिख देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ई नॉट तो होगा, आर नॉट तो होगा, आर नॉट तो होगा। देखिए जब कंपैरिजन करना है 3-4 सेल का कंपैरिजन करना है तो बहुत आसान है। हम पहला बार एगो सेल लेंगे जिसका नाम E1 रखेंगे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से उसके साथ कनेक्ट करते हुए कहीं पर नल पॉइंट P1 मिल गया, मान लेते हैं उसका दूरी L1 होगा। तो अभी अभी जो पढ़े थे उसके अनुसार तो उसका पोटेंशियल E1 का जो होगा वो K गुने L1 होगा। इक्वेशन पहला। मान लीजिए कि दूसरा सेल ले लिया अभी की बार, तो इस फिगर को मिटा थोड़ देंगे, फिगर में तो वही देगा। दूसरा कोई सेल ले लीजिए, तो दूसरा सेल लेंगे तो दूसरा बैटरी उससे कनेक्ट करेंगे, उससे वही गल में, मतलब ये बैटरी को हटा करके यहाँ, क्योंकि फिगर में 2 बार बना रहे हैं,
लेकिन एक्सपेंड करें तो क्या करेंगे, बैटरी को हटा के दूसरा बैटरी जोड़ेंगे, वही गैल्वेनोमीटर में फिर स्लाइड करवाएंगे, बैटरी को हटा करके आपको दूसरा बैटरी जोड़ेंगे। तो मान लीजिए E2 नाम का बैटरी जोड़े, इसका नल पॉइंट मान लिया P2 पॉइंट पर मिल गया जो कि L2 दूरी पर था, तो उसका भी पोटेंशियल क्या होगा, KL2 होगा। मतलब समझे मेरी बात, जितना बैटरी का अलग अलग होगा सबका लेंथ अलग अलग होगा। अगर सब बैटरी का पोटेंशियल सेम सेम निकला तो सबका लेंथ भी सेम सेम बताएगा। पोटेंशियल अलग, लेंथ अलग, बस इतना ही याद कर लीजिए, पोटेंशियल अलग, लेंथ अलग। आए बात समझ में। अब कंपेरिजन करना मतलब रेशियो निकालना है, तो E1 बटा E2 बराबर क्या होगा, L1 बटा L2 होगा, यही कंपेरिजन हो गया। या सम टाइम बहुत ज्यादा सेल होगा तो E1 रेशियो E2 रेशियो E3 रेशियो डैश 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 बराबर L1 रेशियो L2 रेशियो L3 रेशियो, ऐसा होगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। यही दो मतलब यूज था। तब पहला युद्ध और दूसरा युद्ध में तो कोई अंतर ही नहीं है, आप समझ चुके होंगे बात को, कोई अंतर नहीं है, देख लीजिए कोई अंतर नहीं है। अब लास्ट में जो है एक निकालना है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है ये पता करना है, उसके लिए अलग से सर्किट डायग्राम बनता है। वो सर्किट डायग्राम आपको याद रखना हर हाल में जरूरी है, बस इतने सोच लीजिए, वो उसको आपको याद रखना हर हाल में जरूरी है। टू फाइंड, तीसरा यूज में है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, तो फिर से वही पोटेंशियोमीटर, एक सर्किट तो पोटेंशियोमीटर का बनाना ही पड़ेगा, इसको थोड़ी कुछ छोड़ना है आपको, ये तो बनेगा ही हर हाल में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के पहले इतना दूर तक आप काम कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंट शुरुआत करने के पहले ही सब सारा काम हो चुका है, इसको आप नहीं बदल रहे हैं बार बार, ये तो पहली बार अरेंज कर दिए थे, बस अरेंज है। अब हमको इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का निकालना है तो उसके लिए एक्सटर्नल एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ता है, वो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ से एक सेल रहेगा, एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, और इसके पैरेलल में एक रियोस्टेट डालेंगे जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको पहले से पता होगा। ये रियोस्टेट डालें जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू R है, ये हमको पहले से पता है। यहाँ स्विच डाला हुआ है, स्विच यहाँ S पर स्विच है जो स्विच डाला हुआ है, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर निकालेंगे, और गैल्वेनोमीटर को जो जॉकी स्लाइडिंग पॉइंट रहेगा वो तो स्लाइड करवाएंगे हर हाल में हम ऐसे। तो हम लोग कैसे कैसे करेंगे वो समझिए। इसका MFE है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसी का वैल्यू निकालना है, इसी R का वैल्यू निकालना है हमको। तो देखिए दो बार इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहली बार कैसे करेंगे, देखिए केस फर्स्ट में इसमें व्हेन स्विच ऑफ, व्हेन स्विच ऑफ कर दें, जब स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, खुद सोचिए। स्विच जब ऑफ रहेगा ये वाला, तो इस सर्किट में इधर से करंट जाएगा, स्विच और जब क्लोज है ही नहीं तो करंट इधर जाएगा नहीं। व्हेन स्विच ऑफ एंड नल पॉइंट इज P1, स्विच ऑफ है और नल पॉइंट P1 पर मिल चुका है, आने की इसको P1 मान लेते हैं। तो P1 जब मान लेते हैं, नल पॉइंट P1 पे यानी स्विच ऑफ है, और इसका मतलब करंट तो जाना बंद कर दिया होगा ना, नल पॉइंट भी मिल गया, स्विच ऑफ भी है, इसका मतलब इस सेल इधर करंट नहीं दे रहा है और यह सेल इधर भी करंट नहीं दे रहा है क्योंकि नल पॉइंट है। इसका मतलब इस सेल का जो पोटेंशियल है यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज का डिफरेंस रेट है उसके बराबर होगा, जो पहले से पढ़ रहे हैं, एक ही को तो कंसेप्ट ही है। यानी इस सेल का पोटेंशियल होगा जो K गुने L1 होगा, इक्वेशन फर्स्ट, और L1 जो है वह लेंथ ऑफ AP होगा, लेंथ ऑफ AP1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। तो इस सेल का पोटेंशियल बन, इसलिए सेल का पोटेंशियल बता दिया, इस सेल का वोल्टेज इसलिए बताया क्योंकि नल पॉइंट मिल गया तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, और जब वोल्टेज सेम होता है तभी सेल करंट निकालना बंद करता है, इधर करंट दे नहीं रहा था। लेकिन केस सेकंड में हम ये लिखना चाह रहे हैं व्हेन स्विच क्लोज्ड, मतलब स्विच को क्लोज कर दिए, एंड नल पॉइंट इज P2 नल पॉइंट मिल गया। मान लीजिए कि फिर से दोबारा नल पॉइंट है जो हमको यहाँ मिल गया, एक P2 पर नल पॉइंट मिल गया,
कब? जब स्विच ऑन है तब। जब स्विच ऑन है तो देखिए क्या होगा, आप क्लोज है मतलब ऑन मतलब क्लोज है, स्विच क्लोज कर दिए तब क्या होगा, नल पॉइंट तो मिल गया, इसका मतलब करंट इधर से नहीं जा रहा होगा। नल पॉइंट मिल गया इसका मतलब करंट इधर से नहीं जा रहा होगा, लेकिन इस सर्किट में तो करंट फ्लो कर रहा। देखिए यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि नल पॉइंट जो है आपका यहाँ पर मिल गया है। नल पॉइंट जब यहाँ मिल गया है तो आप सोचिए कि इसका करंट इधर से पार नहीं कर रहा है, लेकिन इसका करंट तो बाहर सर्किट में चल रहा होगा, क्योंकि सर्किट आप सेकेंड टाइम में क्लोज किए हुए हैं। तो क्लोज जब कर दिए हैं तो यहाँ से करंट, यहाँ से करंट, यहाँ से करंट, ऐसे घूम रहा होगा करंट इस सर्किट में, लेकिन इधर से करंट नहीं जा रहा होगा क्योंकि नल पॉइंट मिल गया है। तो हमको निकालना है सबसे पहले करंट इन एक्सटर्नल सर्किट। इसको एक्सटर्नल सर्किट कहा जाता है, जबकि वो पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, तो उसको तो कुछ छेड़छाड़ करना ही नहीं क्योंकि वो पहले ही सारा काम हो चुका है। तो करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट है ना, क्या होगा एक्सटर्नल सर्किट में करंट क्या होगा उसको देखना चाहते हैं। तो वह आई बराबर क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं टोटल वोल्टेज बटा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस निकालना चाहते हैं सेल। देखिए करंट निकल गया, तो एक बात और समझ लीजिए आप कि अगर आपका नल पॉइंट मिल गया है तो पैरेलल में जो वोल्टेज होता है सेम होता है, याद कीजिए, तभी वो नल पॉइंट में ऐसा होता है। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज जब सेम होगा तभी नल पॉइंट मिलता है, याद करिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर नल पॉइंट है, नल पॉइंट P2 है, तो आप लिख सकते हैं दैट इज कि VAP2 बराबर जो होगा इसके को, देखिए पैरेलल में सब है, ये भी पैरेलल हो जाएगा, ये भी पैरेलल हो जाएगा, ये भी पैरेलल हो जाएगा। तो सेल के क्रॉस, ये डिस्चार्जिंग स्टेट में भी सेल है, तो सेल के क्रॉस जब डिस्चार्जिंग स्टेट होगा तो वोल्टेज का फॉर्मूला आपका होता है E माइनस IR, देख लीजिए। और इसके बराबर भी होगा, IR के भी बराबर होगा। बात समझिए पहले ध्यान से, हम 3 को टर्म लिखे हैं। यहाँ पर जब नल पॉइंट मिल गया तो ये सेल करंट इधर नहीं दे रहा होगा, इसका मतलब पैरेलल में इसका वोल्टेज इसके बराबर हो गया होगा, इसका वोल्टेज इसके बराबर होगा, तीनों का वोल्टेज बराबर है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। आप अगर इधर से बनाएंगे तो लंबाई चौड़ाई ज्यादा हो जाएगा फार्मूला का, लेकिन इधर से बनाएंगे और एक VAP2 बराबर क्या लिखेंगे, KL2 लिखेंगे। L2 क्या होगा, लेंथ बिटवीन AP2 होगा, इक्वल टू IR से बना दीजिए, क्योंकि तीनों बराबर है तो IR से बनाइए। तो I तो अभी निकाले हैं, तो I के बदले लिखिएगा ER बाई R प्लस R। और L2 जो है आपका क्या है, लेंथ ऑफ AP2 है। अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, क्या इसका वैल्यू E बराबर KL1 है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से E बराबर KL1 पुट कीजिएगा तो आपको देखिए KL2 इक्वल टू होगा आपका KL1, क्या हो जाएगा आपका KL1 हो जाएगा प्लस आपका क्या हो जाएगा R हो जाएगा KL1, यानी कि कहने का देखिए KL1 प्लस R हो जाएगा, KL1 इंटू R हो जाएगा बाई R प्लस R हो जाएगा आपका। इस बात को आप समझ लीजिए इसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए अब K से K कट गया, L1 बाई L2 को इधर ले आइए, तो L2 बाई L1 इधर बच गया R बाई R प्लस R। इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल जो आएगा R L1 बटा L2 माइनस 1, ये फॉर्मूला डिराइव होकर के आएगा। ये क्या डिराइव होकर आएगा आपका फॉर्मूला, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए, क्योंकि सामने सब कुछ प्रेजेंट है अच्छे से। किन्हीं को भी कोई कष्ट है तो बतलाइए। तो करंट इसी के साथ समाप्त होता है ना। अब NCERT का पूरा प्रॉब्लम बनाना है अगले क्लास में। तो जब स्विच ऑफ था तो फिर नल पॉइंट कैसे मिला? नल पॉइंट तो इधर से मिलेगा, स्विच ऑफ इधर से, यहाँ पर स्विच ऑफ इधर है, इधर वाले सर्किट देखिए
ये बैटरी इधर भी करंट देगा, इधर भी देगा। स्विच ऑफ है, इधर करंट नहीं जा रहा था, लेकिन इधर जो करंट जा रहा था उसका नल पॉइंट मिल गया P1 पर। देख लीजिए, बात समझ लीजिए इसी तरह से। और कोई परेशानी है तो बताइए। नो सर। किन्हीं को भी और कोई परेशानी है तो बतलाइए। कोई चीज पूछना हो, देखिए एनसीईआरटी का A to Z प्रॉब्लम बना लेंगे, अगले क्लास में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए। तो आज का क्लास अब यहीं पर एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में यानी कल मिलते हैं।